225 मिलियन किलोमीटर दूर बैठा हुआ मार्स आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, ये कौन बताएगा? ये एस्ट्रोलॉजी बताएगी, ये ज्योतिष शास्त्र बताएगा। और आज हमने इसी टॉपिक के ऊपर, इसी डोमेन के ऊपर बहुत चर्चा करी है। हमारे आज के गेस्ट वापस डॉक्टर भास्कर खांडेकर हैं और इनके साथ आज हमने एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को समझने की कोशिश करी है। अगेन, ये अपने आप में एक बहुत विशाल महासागर है। इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान भी है लेकिन मुश्किल भी है, ईजी भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि बड़ा है, वास्ट है। तो आज हमने इसके बेसिक्स, ये कैसे वर्क करता है, इसके पीछे का लॉजिक्स क्या है, इन सब के बारे में बात करिए। थोड़ी बात हमने कर्मा के ऊपर भी करी है, थोड़ी बात हम स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी करिए, फिलॉसफी के ऊपर भी करिए। डिस्पर्स टॉपिक्स हैं, कनेक्टेड टॉपिक्स हैं, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन है। मेक श्योर इसको एंड तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, अच्छी अच्छी इंसाइट्स मिलेंगी। ठीक है, तो एंड तक बने रहिए और सब्सक्राइब करिए अगर नहीं करा है तो। डॉक्टर भास्कर खांडेकर, वेलकम बैक ऑन द सेकंड इनिंग पॉडकास्ट। थैंक यू। लास्ट टाइम हमने म्यूज़िक थेरेपी और म्यूज़िक और साउंड, शास्त्रीय संगीत, इन सभी विषयों पर बहुत एक बेसिक हमने बहुत चर्चा कर ली थी। तो आज हम आपके और एक एक्सपर्टीज़ वाले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी और थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी भी। अपन एस्ट्रोलॉजी पे ही बात करें क्योंकि वही विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी थोड़ा आगे जाके अलग कभी बात कर लेंगे। ठीक है, जैसा और एस्ट्रोलॉजी विषय एक दिन में भी नहीं खत्म होगा वो भी। बिल्कुल, वो 1 घंटे का भी विषय नहीं है एक्चुअली। आज भी वैसे ही बेसिक नॉलेज ही दे पाएंगे, उसमें बेसिक जानकारियाँ ही लोगों तक पहुँचा पाएंगे। करेक्ट, क्योंकि उसको समझना के लिए भी वो सेंस लगता है, राइट, जैसा म्यूजिक के लिए लगता है। तो हर चीज़ हर एक को समझाई भी नहीं जा सकती, कुछ अनुभव की भी चीज़ें होती हैं। और पांडित्य की बात करेंगे तो अपन कोई पांडित्य वाली बात अभी करेंगे नहीं यहाँ पे। जो जानकारियाँ हैं बेसिक होती ही जानकारियाँ अपन इनको देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन कि एक नॉर्मल इंसान जैसे कि मैं या फिर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी क्यों करे एस्ट्रोलॉजी पे यकीन या विश्वास? जो पत्रिका रहती है, कुंडली रहती है, या फिर एस्ट्रो चार्ट है, न्यूमरोलॉजी हो गई, सारी एक ही छत्र छाया में आती हैं, सारे टॉपिक, सारे वर्ड्स। क्यों करूँ मैं यकीन एस्ट्रोलॉजी पे? क्या है एस्ट्रोलॉजी में? देखिए, एस्ट्रोलॉजी पे क्यों यकीन करें, ये ठीक वैसे ही क्वेश्चन है कि मैं भगवान को क्यों मानूं। ओके। हर एक की आस्था अलग अलग है, हर एक का विश्वास अलग अलग है। बिल्कुल, ठीक है। जैसे धर्म, वेद, वैदिक साइंस, ये सब चीज़ें पुरातन कालीन चली आ रही है हमारे यहाँ भारत में। ठीक है। अब रही बात एस्ट्रोलॉजी की, बात कर रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी भी वैदिक साइंस ही है। ठीक है। हमारे यहाँ 4 वेद हैं। हाँ। 4 वेद में जो यजुर्वेद का एक पोर्शन होता है वो ज्योतिष। ओके। तो ये वैदिक का ही है। तो ये एस्ट्रोलॉजी का जो रूट्स हैं वो यजुर्वेद में है। वहाँ से चालू हो जाते हैं। वैदिक यजुर्वेद का उपवेद में कहलाते हैं। यजुर्वेद के उपवेद में स्थापत्य वेद, यजुर्वेद, जैसे गंधर्व वेद है, सामवेद का उपवेद है। ऐसे हर वेद का उपवेद भी होते हैं, उसमें अलग अलग शाखाएं होती हैं और उनमें ये सब चीज़ें आती हैं। अब जिसने भी वेद लिखे हुए हैं, अपने को तो नहीं मालूम कि ये लिखे हुए कहाँ थे, ओरिजिन कैसे लिखे गए। हमें जो कुछ प्राप्त होता है वो शुरुआत वहाँ से होती है। राइट। ठीक। ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, जैसे कि हमारी आस्था है, जैसे कि परंपरा है और जैसे कि हमारी मान्यताएं हैं कि ये जितनी भी उत्पत्ति हुई हैं यूनिवर्स की, जो भी है वो ऊपर वाले ने ही बनाया हुआ है। ईश्वर की देन है पूरा। मनुष्य की उत्पत्ति भी ऊपर वाले की देन है। जिस तरह से पानी, हवा, प्रकाश ऊपर वाले ने दे दिया है, उसी तरह कुछ उपाय मनुष्य के जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए भी उपाय ऊपर वाले ने दे के रखे हुए हैं। वो सारे इन वैदिक साइंस में उपलब्ध है। वहीं से ज्योतिष शास्त्र भी दे दिया कि आने वाली समस्याओं का समाधान ज्योतिष शास्त्र से भी निकाला जा सकता है। मतलब उन सॉल्यूशंस का एक हिस्सा ज्योतिष भी है। सिर्फ जैसे आयुर्वेद भी एक हिस्सा उसी का है उपाय के लिए। मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक चीजें जितनी है वो सारी ऊपर वाले ने साथ में, मतलब प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशंस भी दे दिए हैं। ये आपको ढूंढते बनना चाहिए और आपको जानकार है वहां तक पहुंचते बनना चाहिए, बस। राइट। तो ये ज्योतिष वहाँ से चालू हो जाता है। अब विश्वास करने वाली बात आती है तो विश्वास क्या होता है कि किसी का भी एक बात पे विश्वास एक दिन से बनता नहीं है। ठीक है।
जब 2 3 4 लोग एक जगह जाते हैं, किसी से बात करते हैं, इवन डॉक्टर्स की भी बात करें या किसी और कंसल्टेंट की भी बात करें, वहाँ जाने के बाद जब उसका फायदा होने लगता है तब विश्वास बढ़ता है। बिल्कुल। ज्योतिष शास्त्र भी ऐसा ही है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। लोगों का जिसकी मान्यता है, जो मानते हैं, वो लोग उस पर विश्वास रखते हैं और चले आ रहे हैं। मानव जातियाँ हैं, मानव जातियाँ का धार्मिक, जातिगत ऐसा बहुत सारा विवरण हर जगह मिलता है। ज्योतिष शास्त्र को मानने वाले सिर्फ हिंदुस्तान में है ऐसा नहीं, ये तो है, ये सारी दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड में ज्योतिष की पद्धति अलग अलग हो सकती है, पर है तो एस्ट्रोलॉजी। राइट। ठीक उसी तरह दुनिया भर में चल रही है, वैसी भारत में चल रही है। बस मान्यताएं यहाँ की अलग है, विदेश की अलग है, अफगान की अलग है, मोहम्मडन्स की अलग हैं, ईसाइयों की अलग हैं, ये अलग अलग है, पर है तो सब जगह वो। पर बेसिक चूँकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हमारी आस्था वेदों से है और ईश्वर से है, इसलिए हम लोग उसको अपने हिसाब से मानते चले आ रहे हैं। तो अगर विश्वास की बात करें तो जिन्होंने उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स एक्सपीरियंस किए हैं, अनुभव किए हैं, उनका विश्वास बन जाता है, और जिन्होंने वो नहीं कर पाए उनका नहीं रहता, ऐसा हम बोल सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं कि मैं नहीं कहता कि 100 में से 100 व्यक्ति ज्योतिष को मानेंगे, 100 में से 20 ही ज्योतिष को मानते हैं, पर उनकी आस्था कहीं, बाकी जो 80 हैं उनकी आस्था कहीं और तो होती है, उनके लिए उपाय दूसरे भी हैं। मतलब जहाँ आस्था आपकी जुड़ी है वो वहीं जुड़ी है जहाँ से आपको उपाय मिल रहा है। देखिए ये तो मानो इसको वाइस वर्सा भी हम बोल सकते हैं। बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि क्या है, मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है। ये तो है। अपनी हर समस्या का समाधान इजीली चाहता है, और जब इजीली समाधान मिल जाता है वो दूसरा क्वेश्चन लेके फिर खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। आज 10 रुपये मिल गए तो कल 20 रुपये चाहिए रहते हैं, फिर मकान भी चाहिए रहता है, अच्छी नौकरी भी चाहिए रहती है, कार भी चाहिए रहती है, तो उसकी महत्वाकांक्षाएं धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ते हैं उसका सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन आने के बाद उसके प्रॉब्लम और बढ़ जाते हैं, दूसरी समस्या खड़ी करता है फिर वो। तो इस तरह से ये तो जीवन का चक्र चलता रहेगा, और उसके सॉल्यूशन के लिए फिर कहीं ना कहीं कोई एक आधार माना जाता है, और उसके आधार पे ये आगे चलता रहता है परंपरा। ठीक है, विश्वास पे बात हो गई, अब थोड़ी एस्ट्रोलॉजी के लॉजिक की बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी है क्या, किन फंडामेंटल्स या किन प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है, और एक इंसान की लाइफ को कैसे अफेक्ट कर सकती है। देखिए, इंसान को लाइफ पे इफेक्ट तो करती हैं, तब तो आज तक चला आ रहा है, और हमारा अध्ययन भी चला आ रहा है। मैं करीब 30-35 साल से यही काम कर रहा हूँ, और अध्ययन करने के बाद ही सारी चीज़ें, जानकारी इकट्ठी होती है। एक दिन में बाय बॉन्ड कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है, सब कोई अपना अपना रिसर्च करते हैं, अपने अपने अध्ययन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरे जीवन में भी अपनी समस्याएं आई, मैंने भी कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ढूंढा। सॉल्यूशन ढूंढने के बाद मुझे उसका फ़ायदा हुआ। वो फ़ायदा होने के बाद मैंने इनर एस्पेक्ट देखे उसके, मैंने भी सोचा मैं भी तो स्टडी करूं खुद उस बारे में। मैंने भी अध्ययन किया उसके बारे में, मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये पढ़ने लायक विषय तो है। रही बात सॉल्यूशन की विषय जो होता है, कई लोगों ने इस पे विषय में डिग्री भी कर लेते हैं, कुछ लोग अध्ययन करते हैं बुक में जाके, कहीं गुरुकुल में जाके। पर वही बताना कि कोई भी अध्ययन होता है एक सिलेबस में जब बंध जाता है तो वो लिमिटेड हो जाता है। मेरे पास ऐसा कोई डिग्री डिप्लोमा मैंने ज्योतिष विषय पे नहीं किया, पर ह्यूमन बींग्स पे कौन कौन सी चीज़ें इफेक्टिव हैं ये जानने की उत्सुकता थी, क्योंकि मैंने म्यूजिक थेरेपी किया हुआ है। तो संगीत का असर कैसे होता है, दवाई का असर कैसे होता है, खाने पीने की चीज़ों का असर कैसे होता है, वहाँ तक तो पहुँच चुके थे। तो मैंने बोला ज्योतिष को भी नहीं देख लिया अंदर कि ज्योतिष का भी क्या असर होता है, ये भी अपन जान ले। तो मैंने उस पर विषय में अपनी गहराई से अध्ययन करना चालू किया, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अनुभव कुंडलियाँ देख देख कर ही किया, किताबें कम पढ़ी, जानकारी अनुभव से की, प्रैक्टिकल नॉलेज। डिग्री डिप्लोमा इसलिए भी जरूरी नहीं समझा क्योंकि डिग्री डिप्लोमा में क्या होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री डिप्लोमा जब लिया जाता है तो विषय में सिलेबस सबसे पहले आता है, और सिलेबस में उस विषय को लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, बॉन्डिंग लग जाती है, क्योंकि 3 साल में 5 साल में यह किया जाता है। बिल्कुल। तो उसमें होता है कि पूरा विषय तो समाहित हो ही नहीं सकता, और कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जो जिंदगी भर अध्ययन करते रहो तो भी कम पढ़ते हैं। जैसे संगीत का बताया मैंने, वैसे ये भी विषय ऐसा है कि आपको अध्ययनरत रहना ही पड़ता है, उसकी लिमिट नहीं होती, चेंजेस होते रहते हैं। और आप जितना ज़्यादा अनुभव करेंगे कुंडलियाँ देख के,
क्योंकि हर कुंडली अलग अलग होती है। एक सी कुंडली बिल्कुल रेयर में, हजारों में एक आध बार, कभी कभार इवन जो ट्विंस होते हैं उनकी कुंडलियाँ, एक लग्न कुंडली एक सी बराबर होगी, पर नवांश होता है एक दूसरी उसके पोर्शन होता है वह अलग हो जाता है। बर्थ 1-2 मिनट का अंतर होने के बावजूद भी कुंडली में फर्क, बेसिक कुंडली वही रहेगी, लग्न कुंडली सेम रहेगी, पर नवांश बदल जाता है। तो यह अनुभव भी अपने को जब कब आएगा, जब सामने आएंगी कुंडलियाँ। तो इसमें ज्योतिष में सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कुंडलियाँ देखना रहो। बट तब भी बेसिक नॉलेज जो रहता है, अब बेसिक नॉलेज की हम बात करते हैं, पर अनुभव वाली बात। बेसिक नॉलेज में क्या है कि कुंडली बनती कैसी है। कुंडली का सीधा एक मतलब होता है, जैसे सांप एक कुंडली मार के बैठा रहता है। कुंडली मारने का मतलब सब चक्र बन गया था, कुंडली वो ठना हुआ है, बस अब उसको कोई नहीं हिला सकता, वो फन निकाल के बैठ गया। हाँ। वैसी कुंडली बेसिक है। जिस दिन बर्थ होता है उस बर्थ के दिन इसमें वायुमंडल में, यूनिवर्स में ग्रहों की स्थिति क्या है, उस आधार पर वो कुंडली बननी है। अब उसमें क्या ग्रहों की स्थिति क्या है ये समझने के लिए हम तो ऊपर नहीं देखते वहाँ पे। आजकल वो पंचांग आ गए हैं, और पंचांग आज का नहीं है, बहुत पुराना है। जब हमारा प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तब भी पंचांग था, घड़ियाँ नहीं थी तब भी टाइमिंग देखे जाते रहे। आपको मालूम है उज्जैन के विक्रमादित्य की भी एक घड़ी है, जयपुर में भी एक घड़ी है, वहाँ भी सब कुछ टाइम है और ये सब कुछ निकाला जाता रहा उस समय से भी। सूर्य की किरणों से देखा जाता रहा, पिलर बना के उसकी रेस जहाँ जहाँ जा रही है, शेडो उस पे से निकाला जाता रहा। तो तब भी काल की गणना उस समय भी होती रही। काल की गणना प्रिंटेड मिल जाती है लोगों को इजीली, और आजकल तो सॉफ्टवेयर भी आ गए कंप्यूटर पे, तो आपको सिर्फ उससे भी निकाली जा सकती है। मतलब बेसिकली कोऑर्डिनेट्स उन प्लैनेट्स के, उन प्लैनेट के प्लेसमेंट्स अपने सोलर सिस्टम में, मतलब उसको कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे मेजर करेंगे कि रिलेटिविटी के बेसिस पे मेजर करेंगे कि हमसे कितनी रिलेटिविटी वाली बात रहेगी कि हमारे किस एंगल से वहाँ तक पहुँचे। क्योंकि लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड हमको लगता ही लगता है जब कुंडली बनाते हैं तो, इसलिए प्लेस डाला जाता है कुंडली में कि जन्म स्थान कहाँ है। हाँ, जन्म स्थान। तो लैटिट्यूड एग्नीट्यूड लेने के लिए हमें वो डाला जाता है। तो उससे अपन को बेसिक कुंडली बन जाती है, लग्न कुंडली। कुंडली में होता है 12 भाव, 12 भाव होते हैं 1 से लेकर 12 तक, उसमें अलग अलग कॉर्नर्स बने रहते हैं। उस 12 भाव के साथ साथ 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियाँ होती हैं। ये 12 राशियाँ 12 भावों में फिक्स होती हैं, और ये 9 ग्रह हैं वो अलग अलग जगह प्लेसमेंट होते हैं। तो जिसकी कुंडली में जो बन जाता है उस हिसाब से जो उसका प्लेसमेंट आ जाता है उसके हिसाब से उसका स्टडी की जाती है। कुंडली बेसिक मतलब 12 घर, 12 भाव जिसको बोल सकते हैं, 12 राशियाँ और 9 ग्रह का प्लेसमेंट उन घरों में, ये बेसिक चीज़ है। अभी कैसे होता है, जिस दिन बर्थ हुआ, हमारे यहाँ चूँकि हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र के पद्धति के हिसाब से हम चंद्र को महत्व देते हैं। हमारी जो राशि जिसको बोलते हैं बर्थ राशि, जन्म राशि, वो जिस दिन जन्म होता है उस दिन चंद्र की स्थिति क्या है, चंद्र कहाँ बैठा हुआ है, किस घर में बैठा हुआ है, उसके हिसाब से उसकी राशि निकाली जाती है। सारा प्लैनेट घूम रहे हैं, एक जगह पे कोई भी नहीं है। जिस दिन रुक जाएंगे उस दिन खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो ये प्लैनेट घूमते रहते हैं, रेगुलर घूमते रहते हैं। सबसे फास्ट चंद्र घूमता है, चंद्र की स्पीड ज़्यादा होती है, हर 2.5 दिन में वो बदलता रहता है उसकी चाल। जैसे शनि 2.5 साल तक बदलता है, गुरु 1.5 साल तक के आसपास, राहु केतु भी 1.25 1.5-2 साल में ऐसे बदलते रहते हैं। अब राहु केतु की अलग है, राहु केतु एक्चुअली ग्रह नहीं होते हैं, वो शैडो ग्रह कहलाते हैं। ऐसा उसका प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है, वो शैडो बनती है सूर्य चंद्र और पृथ्वी के बीच में, तो उसका कारण वो शैडो बन जाती है, तो उसको ग्रह मान लिया गया है। ये हम कुंडली के रिस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं। हाँ, भी कुंडली के रिस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं। वैसा कुछ दिखता नहीं है फिर वहाँ पे, उसको शैडो ग्रह बोलते हैं। पर स्टडी करने के लिए इन सब चीज़ों का महत्व होता है फिर वहाँ पे। तो बेसिक कुंडली सिर्फ यही है कि इसका जो प्लेसमेंट है, सारी यूनिवर्स घूम रहा है, घूमते समय जिस दिन किसी बच्चे का बर्थ होता है उस समय सारा प्लेसमेंट क्या है, उस प्लेसमेंट के हिसाब से वो कुंडली निर्धारित होती है। तो उस व्यक्ति का जिस टाइम पे जन्म हुआ उस टाइम के प्लैनेटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग अब उसकी लाइफ कैसे, उसका प्रभाव उसकी ज़िंदगी में कैसे पड़ता है और क्यों पड़ता है। अब जैसे आपको क्योंकि वो तो तब था ना जब वो पैदा हुआ, हाँ, उस टाइम पे था। और अगर हम उस बच्चे के एग्जिस्टेंस की बात कर लें तो उसका मान लीजिए जब भी उसका जन्म हुआ है, मतलब वो अपनी माँ की कोख से निकला, वही बर्थ टाइम माना जाता है। बट वो माँ की कोख में तो उसके पहले भी था।
बताने के इसलिए नौमांश देखा जाता है ना। एक लग्न कुंडली होती है, एक नौमांश होता है, और एक चंद्र कुंडली भी होती है साथ में, और एक चलित भाव भी होता है। अच्छा, तो जब नौमांश होता है वो 9 महीने पहले, अब 9 महीने पहले एग्जैक्ट 9 महीने पहले नहीं होता है, 9 महीने 9 दिन 9 महीने 9 घंटे 9 मिनट 9 सेकंड इतना कैलकुलेशन है। अच्छा, हर चीज़ 9 पे आके सेकंड तक जाती है, पल तक जाती है वो पूरी। ठीक है, अब हमें तो नहीं मालूम कंसीव कब हुआ है, राइट, हमें नहीं मालूम कंसीव कब हुआ है, लेकिन जब बर्थ हुआ ये तो मालूम है। अब जब बर्थ हुआ है तो उस हिसाब से उसकी कुंडली अपने आप वहाँ पे बनने लगती है नौमांश में, कि हम अंदाज लगा लेते हैं कि ये कस में आएगा उसकी कुंडली में। तो प्लेसमेंट जिस दिन कंसीव हुआ है उस दिन से उसका भविष्य तय नहीं होता है। आपका जिस दिन एग्जिस्टेंस आया है दुनिया में, हम तो तभी बताएंगे ना। या कोई भी, आपको दुनिया का इफेक्ट कब होगा, आपको हवा कब लगेगी, सूरज की रोशनी कब मिलेगी, आपको चंद्र की रोशनी कब मिलेगी, धूल धक्कड़ पानी ये सब कब मिलेगा, इस दुनिया में आओगे तब ना, पेट में तो नहीं। राइट। तो हम सॉल्यूशन कब निकालेंगे, जब प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। प्रॉब्लम कब स्टार्ट होगा, जब बर्थ होगा, और जब तक बर्थ हुआ ही नहीं है तो उसका सॉल्यूशन तो नहीं निकालेंगे अभी अपन। लॉजिकल तो है। हाँ, एक ये लॉजिक है। अब मैं चूँकि म्यूज़िक थेरेपी भी बात करता हूँ, क्योंकि वो चीज़ थी, वो इससे रिलेटेड कैसे करता हूँ मैं। मेरे पास ऐसा एक प्रोग्राम है म्यूज़िक थेरेपी का, कि जब से कंसीव हुआ है तब से लेकर 9 महीने तक का मैंने एक प्रोजेक्ट बना कर रखा हुआ प्रोग्राम। हाँ, बताया था। वो प्रोजेक्ट ऐसा है प्रोग्राम कि 9 महीने तक की उसकी प्रोग्रेस जो भी है वो इस म्यूज़िक से होती रहेगी। मतलब एक तरीके का गर्भ संस्कार नाम की जो चीज़ होती है वो हम म्यूज़िक के थ्रू देते हैं। तो वो चीज़ हमें मालूम रहती है। बर्थ होने का टाइमिंग एग्जैक्ट हमें नहीं मालूम रहता है, पर ये तो मालूम रहता है कि 2-4 दिन डॉक्टर भी बताते हैं, हम भी बताते हैं, 1-2-4 दिन में कभी भी हो सकता है, 7 दिन में हो सकता है, महीने भर के एक टाइमिंग बता दिया जाए टेंटेटिव कि भाई इस पीरियड में आ सकता है। राइट। तो तब तक वो हमारा प्रोग्राम म्यूज़िक का भी चलता रहता है। पर कुंडली की बात कर रहे हैं अपन इसलिए कि पर वो कुंडली तो तभी बनेगी जिस दिन वो पैदा होगा। तो वो जो पैदा होगा उस दिन से वो कुंडली बनना चालू होती है, उसके पहले की कुंडली बनाई नहीं जाती। उसी कुंडली का अंदाज लगाया जाता है, क्योंकि हर बच्चा 9 महीने तक कंसीव मतलब रहता नहीं है। कोई 8 महीने प्री मैच्योर भी होते हैं। राइट। कभी कभी कुछ 9 महीने 9 दिन से भी आगे निकल जाता है, एक आध दिन। तो उसकी डिलीवरी को जरूरी नहीं सेम टाइम पे हो जो प्रिडिक्टेड है या जो साइंस के हिसाब से लिखा हुआ है। 9 भाई कुछ भी नहीं, उससे 9 का भी कुछ नहीं। कभी कभी 10 दिन भी हो जाते हैं, कभी लेट हो जाता है, कभी कभी प्री मैच्योर, कभी कभी इमेच्योर, ये सब चीज़ें आती हैं। तो कुंडली तो तभी देखेंगे जब प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। प्रॉब्लम कब स्टार्ट होगा, जब बर्थ। ठीक है, तो यहाँ से तो मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया कुंडली का, जहाँ पे क्रिएशन है कुंडली। जिस दिन उसका बर्थ होगा उस दिन उसका क्रिएशन हो गया। अब उस दिन जो कुंडली बनी, उस दिन की प्लैनेटरी पोजीशंस उसकी रेस्ट ऑफ द लाइफ में डेथ तक, वो प्लैनेट्स की पोजीशन उस टाइम के जब वो पैदा हुआ था, वो उसके अंत तक कैसे उसके ऊपर प्रभाव डालती इफेक्ट पड़ती है। होता क्या है कि जिस दिन बर्थ आ गया, बर्थ आने के बाद उसकी प्लैनेटरी अपन को सामने फिक्स हो गई। अब वो तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि टाइमिंग अब चेंज नहीं हो सकता। हाँ, बट वो उस टाइम वो तो फिक्स हो पैदा हुआ गया, था। ठीक है ना, वो पैदा हो गया, वो फिक्स हो गया। ठीक है। होता क्या है कि जब प्लैनेटरी जब फिक्स हो गई है आपकी, तो ये बेसिक कुंडली बन गई, जिसको लग्न कुंडली कहा जाता है। ठीक है। उस लग्न कुंडली के आधार पर ज्योतिष शास्त्र में पूरे सिद्धांत बने हुए हैं कि यदि इस प्लेस पे यहाँ पे चंद्र या जो भी ग्रह बैठे हुए हैं, तो हर भाव में, हर प्लेस पे, हर राशि में जो जो ग्रह बैठे हुए हैं, उनके इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म तक कैसे आएंगे, यही ज्योतिष शास्त्र का विषय है। उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब वो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सारी चीज़ें और प्रेडिक्शन और उसके इफेक्ट्स और सॉल्यूशन भी लिखे रहते हैं। तो ये सारे मतलब एक रिकॉर्ड में लिखे हुए हैं कि अगर किसी के पैदा होते वक्त प्लैनेट्स की ये पोजीशन रही तो ये होगा, ये पोजीशन रही तो ये होगा। बट ये तो लेकिन कितनी ज़्यादा वेग या कितनी ज़्यादा विशाल चीज़ है ना, सबके टाइमिंग अलग अलग हो सकते हैं, हर एक के टाइमिंग भी अलग होंगे। पर जैसे पहला भाव हुआ 1 नंबर का, पहला भाव 1 नंबर का, वो पहले भाव में हर बार सूर्य आएगा कोई ज़रूरी नहीं है। 12 भाव हैं, सूर्य 12 में से किसी में भी आ सकता है। सेम चीज़ चंद्र भी आएगा। 9 ग्रह हैं, हर एक का प्लेसमेंट हर जगह हर बार बदलता जाएगा। हर कोई पहले में ही आएगा कोई ज़रूरी नहीं है। तो सबका रिकॉर्ड पहले से कैसे बना हो सकता है? ये पहले से बना नहीं होता, प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। वो तो जिस दिन पैदा हुआ उस दिन क्या प्लेसमेंट है, वहाँ से प्रेडिक्शन चालू होता है। ओके। प्लेसमेंट तो बदल ही नहीं सकता जो बर्थ का था वो, पर ये बाकी तो यूनिवर्स घूम रहा है। हाँ। आज 1 नंबर में सूर्य है,
1 महीने बाद सूर्य की जो घूमने की चेंज होना है वो 1 महीने में चेंज होता है, 30 दिन बाद। और बदलता जनरली वो 14 या 15 तारीख को, 14-15 तारीख को प्लेसमेंट बदलता है अपनी। अब 14-15 तारीख को बदलने के बाद किसी का 14 से लेकर 15 तक, किसी का भी इस 14 से लेकर अगले 15 तक किसी का भी बर्थ होगा तो उसका प्लेसमेंट राशि में वही रहेगा। भाव बदल सकता है, ठीक है, भाव बदल सकता है, राशि वही रहेगी 1 महीने तक। दूसरे महीने में राशि बदल जाएगी, भाव भी बदल जाएंगे। भाव बदल जाएगा तो उसका इफेक्ट अलग होने लगेगा, राशि वही रहेगी। सेम चीज़ हर ग्रह के बीच में होगी। 2.5 दिन बाद चंद्र बदल जाता है, राशि चंद्र हर 2.5 दिन में बदल जाता है, करीब करीब 2.25 से 2.5 दिन के बीच में। आपने वो जो इसका बताया कि प्लैनेट्स की पोजीशन उनके बर्थ के टाइम पे जो रहेगी, अब उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक रहता है, और उस किस चीज़ का इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक कैसा रहेगा वो पहले से प्रेडिक्टेड है कि वो वही प्रेडिक्शन करना एस्ट्रोलॉजी, वही प्रेडिक्शन करना एस्ट्रोलॉजी। तब वो किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे प्रेडिक्शन होता है? ये प्रेडिक्शन क्या होता है कि जैसे नेचर होता है वैसे ही हर एटमॉस्फेयर में जितने भी यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेटरी हैं उनका हर एक का अपना एक नेचर होता है। जैसे मंगल है, मंगल गर्म है, चंद्र कूल है, सूर्य तेज है, ऐसे हर एक का नेचर है। राइट। बस वही इफेक्ट हमारे कैरेक्टर पे आते हैं फिर। जिसको बोलते हैं किसी में कि मंगल तेज है, मंगली है, तो मतलब वो ऊर्जावान है, वो उसका मंगल वहाँ पे ऊर्जावान है। तो ऐसे ही हम सारे 9 प्लैनेट्स को इन चीज़ों पे जज कर सकते हैं कि किसी इंसान का गवर्निंग प्लैनेट अगर मून है, किसी का सन है, तो फिर उसकी आइडेंटिटी या उसकी पर्सनैलिटी कैसी उस पर डेवलपमेंट होता है कि तो उसकी पर्सनैलिटी सारे डिसाइड होती है। 9 ग्रहों में क्या क्या है? हर ग्रह का अलग अलग होता है, ठीक है, पर बेसिक आपको वो बहुत एडवांस वाली बातें हैं कि क्या होगा करके लंबा हो जाता है वो। अच्छा। वो उसके लिए आपको और स्टडी करना पड़ेगा, उसके लिए अपन को 2-3 क्लास चलेगी, 2-3 बार अपनी रिकॉर्डिंग होगी, तब जाके अपन बता पाएंगे कि वो तेज़ी एकदम से नहीं आता है सामने, वो धीरे धीरे आता है, वो सामने एक बार में नहीं आता। अभी तो आपको प्लेसमेंट समझना है पहले कि ये प्लेसमेंट होती क्या है। कि जैसे आज हमारी राशि क्या हो रही है, चंद्र किस राशि में, जिस राशि में चंद्र होगा वो राशि पैदा होने वाले के दिन हो गया। उस दिन सूर्य किस राशि में है वो उसका प्लेसमेंट वहाँ हो जाएगा, गुरु किस राशि में वहाँ उसका प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये सारे प्लेसमेंट जब डल जाएगी उसके बाद उसकी स्टडी होती है। ये प्लेसमेंट बर्थ होता है उस दिन समझ में आता है, वो पंचांग देख के समझ में आ जाता है। ये पंचांग का कैलकुलेशन 100 साल पुराने और 100 साल बाद का ये पंचांग रेडी है। आप उसमें डेट और टाइम अपन को मिल जाता है तो अपन किसी का भी निकाला जा सकता है। ये कैलकुलेशंस जिसको काल गणना कहा जाता है, ये सारा बिल्कुल रेडी है। सिर्फ अपने को उसमें कि किस दिन चाहिए उतना डाला, अपने को उसका प्रोग्राम मिल गया। इसको कुंडली मिल गई, प्रोग्राम से मतलब कुंडली मिल जाती है और बुलाई जा सकती है। ये तो बात हो गई कुंडली मिलने का और बनी कैसे और ये सब। अब किस इंसान पे उसकी कुंडली कितनी ज़्यादा प्रभाव करेगी, ये मैं क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसके बेसिस पे मुझे आपसे अगला एक क्वेश्चन और पूछना है। लेकिन इसके पहले आप मुझे इसका एक्सप्लेन करिए, जवाब दीजिए कि हर इंसान पे क्या उसकी कुंडली सिमिलर वे में या फिर उतनी ही इंटेंसिटी से अफेक्ट करती है कि किसी के ऊपर उसकी कुंडली इतना प्रभाव नहीं डालती, किसी पे ज़्यादा डालती है, किसी पे कम डालती है? देखिए, जन्म जैसे एक टाइम पे कम से कम 1000 बच्चे तो जन्म ले लेते हैं, मान के चलो, लेते तो ज़्यादा है पर 1000 बच्चे मान लो अपन, तो सबकी कुंडली एक सी नहीं होगी। प्लेसमेंट यूनिवर्स में एक जैसा है, पर प्लेसमेंट कुंडली में एक जैसी आई है, पर देशांश अक्षांश जिसको अपन बोलते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, अच्छा, जहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ उस पे जैसे हमारे यहाँ चले जाते हैं पश्चिम बंगाल तरफ, वहाँ सूरज बहुत जल्दी उगता है। गुजरात में चले जाएंगे तो वहाँ लेट उगता है, लेकिन वहाँ डूबता लेट है और पश्चिम बंगाल में डूबता जल्दी है। तो सूरज का प्रभाव पहले कहाँ पड़ेगा? पश्चिम बंगाल तरफ, गुजरात वाले पे कम पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो प्रभाव पड़ रहा है, तो उस साइड जो पैदा हुआ होगा तो उस पर सूरज का असर ज़्यादा जल्दी होगा, इधर वाले पे सूरज का असर लेट होगा। बट ये तो हमने सिर्फ पर्टिकुलर एक चीज की या चांद की यही चीज बात कर रहा हूँ। पूरी कुंडली, अब पूरी कुंडली क्या होता है, ये तो अपन ने इसलिए प्लेसमेंट चाहिए रहा था कि उस प्लेट पे जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है उस दिन सूर्य उसका पास में आ गया, तो बाकी ग्रहों की स्थिति उस पर क्या आ रही है वो भी उसी दिन समझ में आ जाएगी। सेम चीज़ गुजरात में भी समझ में आ जाएगी। तो जो डिफरेंस वहाँ पे आ रहा है वो डिफरेंस यहाँ 15-20 मिनट का यहाँ पे भी आएगा, तो हर ग्रह का आएगा वो।
क्योंकि वो ऐसी है पृथ्वी तो। हाँ। तो यहाँ अलग आएगा, यहाँ अलग आएगा, चंद्र का भी वहाँ अलग आएगा, यहाँ अलग आएगा। ये तो फिक्स है हमारा कि सूर्य हमेशा पूर्व से निकल रहा है, डूबना पश्चिम में। ये तो सूर्य की बात हो गई। चंद्र जो होता है, चंद्र की दिशा बता सकते हो? फिक्स नहीं बता सकते। चंद्र की दिशा इसलिए फिक्स नहीं बता सकते क्योंकि चंद्र एक जगह से कभी उगता ही नहीं है, एक दिशा से। 27 नक्षत्र होते हैं, उस 27 नक्षत्र को डिवाइड किया गया हुआ है। चंद्र हर नक्षत्र से एक दिन अलग उगता है, उसकी 27 दिशाएं बन जाती हैं। चंद्र कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, कभी वहाँ से, कभी यहाँ से, इन 27 नक्षत्रों के हिसाब से वो चलता है। उसका प्लेसमेंट उगने का एक दिशा नहीं होती। 27 नक्षत्र हैं, उस 27 नक्षत्रों के हिसाब से वो चंद्र उगता है। और जिस नक्षत्र से वो चंद्र उगा हुआ है उस नक्षत्र का भी महत्व बढ़ जाता है कि चंद्र राशि तो सेम आ गई पर वो नक्षत्र बदल गया, इसलिए फिर उसका प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगा और उसका प्रभाव भी बदल जाएगा। मतलब ब्रॉड लेवल पे ये बात करना कि कुंडली कितना प्रभाव करेगी कितना नहीं करेगी, उससे ज़्यादा बेटर है कि आप बेसिक नॉलेज, आप प्रेडिक्शन करोगे कैसे ना, मतलब इन चीज़ों पे देखना कि इस पे चंद्र इतना प्रभाव करेगा, सूर्य इतना प्रभाव करेगा। हर ग्रह की एक डिग्री होती है कि इतनी डिग्री, इतनी एंगल से वो हमारे रोशनी डालने वाला है, प्रेशर, ऊर्जा डालने वाला है। 1 से लेकर 30 तक की डिग्री होती है। ठीक है। हर ग्रह की डिग्री होती है। 1 से लेकर 5 तक की जो डिग्री होती है वो बाल्यावस्था कहलाती है, उस समय कमजोर होता है डिग्री। 25 से 30 की बीच की जो डिग्री होती है वो बुढ़ापे में चली जाती है, क्योंकि 30 उसका लास्ट चरम है, तो आखिरी के 5 डिग्री बुढ़ापे में हो। 20 की जो होती है वो सही ऊर्जावान कहलाता है। जिसकी डिग्री 14-15 होगी वो यौवन उच्च डिग्री वाला कहा जाता है। मतलब उच्च डिग्री वाला मतलब उसका जो प्रभाव होगा वो अच्छा होगा, सबसे अच्छा होगा। मतलब बाल्यावस्था में कमजोर या फिर इम्पैक्टफुल इंसान होगा। तो हर ग्रह की डिग्री भी बदल जाती है 1 से लेकर 30 के बीच में। अच्छा, तो उस ग्रह का इम्पैक्ट उन डिग्री के ऊपर भी प्रभाव करता है, तो हमें वो डिग्री का भी जानकारी जरूरी है। जैसे नक्षत्र चंद्र का पता है वैसे ही उसका, और वो डिग्री की जानकारी हमें पंचांग से, सारी चीज़ें पंचांग से ही देखी जाती है फिर, क्योंकि पंचांग फिक्स हो गए। पहले पंचांग नहीं होते तो कैलकुलेशन में टाइम लगता रहा, आजकल पंचांग फिक्स होकर सामने प्रिंटेड आ गया, उसका आसान हो गया है। वो आसान हो जाने से हर कोई फटाफट पंचांग से उन ग्रहों के एंगल्स मिलेंगे, उनसे डिग्री मिलेगी, उसकी प्लेसमेंट मिलेगी। और उसमें भी कुछ चीज़ें, कुछ ग्रह होते हैं जो वक्री चलते हैं, कुछ मार्गी चलते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं। वक्री मतलब रिवर्स जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। सूर्य कभी वक्री नहीं होगा, चंद्र कभी वक्री नहीं होगा, पर मंगल वक्री हो जाते हैं। मंगल से लेकर शुक्र तक, शनि तक वक्री हो जाते हैं, पर बाकी चीज़ें हमेशा सीधी चलेंगे, सीधी चाल। सूर्य चंद्र सीधी चाल चलेगा, राहु केतु हमेशा वक्री चलेंगे, वो कभी सीधे नहीं होंगे, क्योंकि उनके क्षण वो पृथ्वी घूमने के ऊपर डिपेंड होता है, इसीलिए। तो ये सवाल जो मैंने अभी आपसे पूछा था कि कुंडली का प्रभाव कितना पड़ता है, कि हर इंसान में इक्वली पड़ता है, ये मैंने इसलिए पूछा कि जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करें, जिस इंसान को एस्ट्रोलॉजी के लिए या तो वो कह सकते हैं अवेयर है या उसको इंटरेस्ट है, वो चलेगा किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में अपनी कुंडली लेके, अपनी प्रॉब्लम्स भी लेके, और उसके ऊपर सॉल्यूशन लेने गया या फिर टिप्स लेने गया कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं क्या नहीं करूं। जैसे वास्तुशास्त्र भी टाइप ऑफ यही है, ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, है। वो स्थापत्य कला में भी चले जाता है, और स्थापत्य कला और ज्योतिष शास्त्र, इसके बीच में वो वास्तुकला आता है। तो अब जिस इंसान के पास हम कह लें इतनी रिसोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग या फुर्सत भी कह लें वो है, वो इन चीज़ों को लेके अवेयर हो जाता है या फिर अपना इंटरेस्ट जगाता है और जाता है। लेकिन अब जो इंसान या तो अवेयर नहीं है या इवन सक्षम नहीं है, उसको पता नहीं है, जैसे कि कोई मध्यम वर्गीय इंसान या फिर कोई गरीब इंसान, मजदूर ही है कोई, अब उसका पूरा दिन मजदूरी में, कामकाज में चले जाता है, रात को वो थक हार के अपने कमरे में जाके सो जाएगा, सुबह उठ के वापस काम के लिए निकल जाएगा। अब वो इन चीज़ों का कहाँ ध्यान दे कि उसको किस डायरेक्शन में सोना है, या फिर उसका घर की वास्तु क्या होनी चाहिए, या फिर उसकी लाइफ का एस्ट्रोलॉजी चार्ट क्या है, तो वो तो ध्यान नहीं दे रहा है। आपको एक चीज़ बता दें, उसमें होता क्या है कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स यहीं क्रिएट हो जाते हैं। लाइफस्टाइल चेंज करना तो हर कोई चाहता है, पर उसका किस वे में जाया जाए उस बारे में वो नहीं सोचता है। मतलब किस तरीके से किया जाए और क्या क्या सोर्सेस हैं, वो जानकारी ही नहीं प्राप्त करता है उसके बारे में। वो लाइफस्टाइल तो चेंज करना चाहता है, पर भटक जाता है। वो भटक इसलिए जाता है
क्योंकि उसको मालूम ही नहीं होता है। बहुत बार तो भरोसा नहीं करता किसी चीज़ पे। कुछ लोगों की आस्था ही नहीं होती, और कुछ लोग सोचते नहीं यार अपने पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, हम किससे आके बात करें, या फुर्सत नहीं है कि या फुर्सत से लाइफ में इतने बिजी हैं, इसमें कहाँ दिमाग लगाएं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम कैसे क्या दिमाग लगाएं, क्यों लगाएं। और फिर होता क्या है कि जब निराशा आती है, हाँ, तो निराशा एक बहुत बड़ा पॉइंट, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उस निराशा में क्या होता है कि फिर उसको जो भी उपाय सामने दिखता है वो उसको अप्लीकेबल, क्योंकि वो तीन बार जाएगा, उसको अगर 3 बार में रिजल्ट नहीं मिला एस्ट्रोलॉजी से, तो फिर तो उसका यही मानना हो जाएगा कि इन चीज़ों से कोई फर्क पड़ता नहीं। मेरा ये कहना है कि जैसे एस्ट्रोलॉजी के पास 3 बार जाने का उसको फर्क नहीं पड़ा, सेम चीज़ किसी डॉक्टर के पास भी हो सकती है, सेम चीज़ किसी स्कूल कॉलेज से भी हो सकती है। राइट, हो सकता है आपका एस्ट्रोलॉजर उतना इफेक्टिव ना हो। मेरा ये कहना है कि यहाँ पे क्या हो गया कि पैसे कमाने के लिए कोई लोग कुछ भी करने लगते हैं, झोला छाप डॉक्टर भी बन जाते हैं कई लोग। जिस तरह से झोला छाप डॉक्टर होते हैं कि MBBS नहीं किया है, कोई डॉक्टरी पढ़ाई नहीं की है, पूरा डॉक्टरी का धंधा चालू कर लिया, मोहल्ले में कोई नहीं मिला, छोटे छोटे गाँव में या कहीं ऐसी जगह, तो लोगों को एडवाइस देना चालू कर देते हैं। सेम चीज़ एस्ट्रोलॉजी में भी एप्लीकेबल होती है कि थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी हो गई तो एस्ट्रोलॉजर बन गए, मोहल्ले में कोई दूसरा नहीं मिला तो जिसने जो चालू कर लिया लोग उनके पास जाने लगे, 10 लोगों में से 1-2 लोग तो भी सक्सेस हो गए तो उसकी लाइफ बन गई। ये चीज़ होती है। सही बात है। तो ज्योतिष का जानकारी, ज्योतिष पंडित बाहर बोर्ड लगा के पंडित फलाना ज्योतिषाचार्य लिख दो तो इससे ज्योतिष जो इसने लिखा है उसका काम तो चल जाएगा, पर उसके पास आने वालों का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये तो तब पता पड़ेगा कि उसके पास जाने वाले लोगों को हर एक को सफलता मिल रही है। 10 में से 2 नहीं तो कम से कम 10 में से 8 भी मिलने लगी। 2 फेल हुए हो सकते हैं पर 8 भी मिलती हैं तो भी वो सक्सेस हो जाता है। वैसे डॉक्टरों का भी है, हर डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं बनता है। MBBS करने वाले 1000 छात्र होते हैं, सारे डॉक्टर एक्सपर्ट हैं क्या? नाम तो कुछ 4-5 लोगों के चलते हैं पूरे शहर में। करेक्ट। बस वैसे ज्योतिष का भी कितने हद तक एक ज्योतिष या फिर एक एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषचार्य किसी की ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकता है, बदलाव ला सकता है, बेटर कर सकता है एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करके? एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करके 100% अपलिफ्टमेंट हो सकता है। 100%। बस उसका लेवल क्या है ये डिपेंड करेगा फिर वही कि उसका बर्थ प्लेस क्या है, टाइमिंग क्या है। लेवल मतलब किसका लेवल? अब जैसे एस्ट्रोलॉजर का कि देखो दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें। जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा भी होता है वो भी म्यूजिशियन होता है, मैं भी म्यूजिशियन हूँ। फ़र्क है कि नहीं दोनों में? फ़र्क है। मैंने 50 साल सेवा की म्यूज़िक की तब जाके मैं म्यूजिशियन बनता हूँ, और छोटा बच्चा गाने भी लगता है तो उसको म्यूजिशियन बना लगते हैं। करेक्ट। एक बात। दूसरी बात, सेम चीज़ हर विषय में हो सकती है। उसको जो बनने लगा, डांस करने लगा छोटा बच्चा, अरे बच्चा मेहमान आ गया थोड़ा डांस करके बताओ, उसमें किसी गाने पे डांस करके वो डांसर बन गया क्या? यदि वो डांसर ऐसा बन गया होता तो यूनिवर्सिटी बेवकूफ़ है जो 20 साल के कोर्सेज चलाती है, 15 साल के कोर्सेज चलाती है। जो गुरु बड़े बड़े हमारे यहाँ हो गए हर विषय के, मैं सब डांस या म्यूज़िक और ज्योतिष की नहीं बात कर रहा हूँ, उनने कोई साधना की है तब तो जाके ना। होता क्या है, सीटिंग करने के बाद एक इनर पावर आ जाती है, साधना करने के बाद आती है। जब आप किसी सब्जेक्ट में अपने आप को इतना डुबा लेते हो तो जिसको बोलते हैं हम साधना, तो उसको सिद्धि मिलने लगती है। जब वो सिद्धि मिलने लगती है तो उसकी बात सच होने लगती है। वैसे म्यूजिशियन का जब उसमें साधना करने लगता है उसको सिद्धि मिल जाती है तो कुछ भी बजाएगा या गाएगा तो सुर में ही गाएगा। जो अपने बात सच हो जाती है वाली पॉइंट बोला, बात सच हो जाती है मतलब उनका प्रेडिक्शन एक्यूरेट हो जाता है। प्रेडिक्शन एक्यूरेट होता है उसमें, मतलब ये नहीं कि वो भगवान बन गए तो उन्होंने बोल दिया तो हो ही गया। नहीं वो नहीं है। बात सच हो जाती है, उसका प्रेडिक्शन सच हो जाता है। मतलब उनकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत स्टडी करने की, कुंडली को स्टडी करने की एफिशिएंसी स्ट्रांग हो जाती है। और ये चीज़ डेप्थ के साथ आती है। डेप्थ के साथ आती है और ये अनुभव से ही आती है, बुकिश नॉलेज से नहीं आती है। अच्छा, कैसे वेरीफाई या फिर कैसे जज करें हम किसी एस्ट्रोलॉजर को किसी के पास जाने से पहले? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मैं किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं जानता और अब मुझे एस्ट्रोलॉजी की रिक्वायरमेंट है अपनी लाइफ में। अब मैं कैसे, जनरली आज के समय में तो लोग गूगल करेंगे, गूगल मैप्स पे जाएंगे या फिर गूगल पे जाएंगे एस्ट्रोलॉजर नियर मी या फिर बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन माय सिटी ऐसा करके, और फिर लिस्ट आ जाएगी, फिर उसमें से अपने मन से कॉल करेंगे और फिर जो सही लगेगा उसके पास जाएंगे। तो एक कॉमन इंसान कैसे जज करे कि वो जिसके पास जा रहा है वो इतना सक्षम है कि उसकी बताई हुई बातें उसकी ज़िंदगी में एक्चुअल प्रभाव ला सकती है इंस्टेड ऑफ जस्ट। देखिए, आपने गूगल की बात करी इसलिए बता रहा हूँ, आज के डेट में गूगल में डालने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम आ जाते हैं
गूगल को थोड़ी मालूम है कौन एक्सपीरियंस है और कौन अच्छा है। गूगल तो से आपने एस्ट्रोलॉजर की डिमांड की, रिसर्च कर लिए, उसने जिसके आसपास जितने थे उसने उसको डाल दिए। बिल्कुल करेक्ट। गूगल को ये एक्सपीरियंस थोड़ी कि वहाँ जाके उसने अनुभव लिया हुआ है कि कौन अच्छा और कौन बेहतर है। करेक्ट, ठीक है ना। तो गूगल से सिर्फ इतना मालूम हो कि भाई इतने एस्ट्रोलॉजर आसपास हैं, ये बता देगा। अब कौन अच्छा है इसमें से आपको ट्रायल एंड एरर बेसिस पे आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको एक रिस्क पहली बार तो लेनी पड़ेगी। जैसे आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, चोट लग गई तो आसपास जो भी हॉस्पिटल पहले होगा पहले वहाँ चले जाओगे आप। वहाँ पे बेसिक ट्रीटमेंट आप तुरंत करा लो, उसके बाद आप सोचोगे अब आगे की ट्रीटमेंट कहाँ ले जानी। सेम चीज़ ऐसी में भी आएगी। आपको जो भी आसपास मिल रहा है पहले आप उसके पास चले जाओ, उसके सॉल्यूशंस में आपको इफेक्ट मिल रहा है कि नहीं देख लो, अदरवाइज आप चेंज करो। और हमको ऑन एन एवरेज कितना टाइम देना चाहिए इस इफेक्ट को मेजर करने के लिए? जैसे कि मैं गया पहले एस्ट्रोलॉजर के पास में, उसको प्रॉब्लम्स बताई, उसने सोल्यूशन बताया, अब मैं उस ट्रायल को कितना टाइम दूँ जज करने? देखिए हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि हम जिसको भी एडवाइस देंगे एटलीस्ट 45 डेज आपको वेट करना पड़ेगा। 45 डेज, ओके। क्योंकि हमारी बताई हुई कोई भी चीज़ एकदम से, ज्योतिष मतलब वो इंजेक्शन नहीं है। ज्योतिष की कोई भी सलाह या कोई भी उपाय जो बता रहा है वो ये नहीं है इंजेक्शन कि हमने इंजेक्ट कर दिया तो तुरंत आप कल से, या दवाई भी नहीं है एस्प्रोएनासिन जैसे कि अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि इमीडिएटली आ जाए। इमीडिएट नहीं आता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि 2.5 दिन चंद्र को घूमने में लगते हैं, महीना भर सूर्य को घूमने में लगते हैं। तो वो अंदाज हम लगा लेते हैं कि भाई 40 से 45 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। हमने जो उपाय बताए 40-45 दिन करोगे तो आप। और प्रेडिक्शंस अगर हो तो? प्रेडिक्शन भी हो तो प्रेडिक्शन तो बता सकते हैं कि भैया ये चीज़ हो सकती है आने वाले समय में। और जनरली 40-45 दिन में हमने बताया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मई में अपन को ये चेंजेस मिलने वाले हैं, अभी ग्रह बदलने वाला है, गुरु बदलने वाला है, तो वो तो बदल नहीं है। तो गुरु बदलने के बाद हमारी कुंडली में क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि किसी का शादी के ब्याह के योग चालू हो जाएंगे अब, क्योंकि अब गुरु बदलने वाला है। तो गुरु बदलने से उनके लिए वो पॉजिटिविटी आ रही है, तो नेचुरली वो पॉजिटिविटी चालू हो जाएगी। अब अगर ये उसने बता दिया और फिर लाइफ में एक्चुअली वैसा होता है तो हमका विश्वास बढ़ जाएगा कि भैया इनने बताया था कि ऐसा से 45 दिन में होना है, तो इनके साथ अब बैठ रही है, अब इनके आगे सेटिंग हो रहा है। तो ये अनुभव आपका और उसका दोनों का। तो आपको मतलब ट्रायल एंड एरर करके, एक्सपीरियंस जाके ये एक्सपीरियंस होगा। और जनरली कोशिश ये की जाए कि बजाय बुकिश नॉलेज वाले के पास जाने के, अनुभवी जो लोग हों उनके पास जाना जाए। क्योंकि कितना एक्सपीरियंस बेटर होता है? डिपेंड होता है नंबर्स में हम कर सकते हैं। नंबर्स 4-5 साल का, 4-5 साल मिनिमम एक्सपीरियंस मिनिमम हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि क्या नए लोग रहते हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वो भी ट्रायल एंड एरर वाला दौर चल रहा है भी, उन लोग भी ट्रायल एंड एरर बेसिस करते रहते हैं, तो उनमें भी मैच्योरिटी आने में 4-5 साल लग जाते हैं। तो इसलिए दोनों का ज़्यादा बेहतर है कि अपन को ट्रायल एंड एरर बेसिस पे जाना है तो 5 साल का अनुभव हो उसके पास जाओ तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो अब इनके सॉल्यूशंस जो रहते हैं, अब जैसे कि प्रॉब्लम तो प्लैनेट्स की पोजीशन की वजह से, अब सॉल्यूशन के तौर पे हम प्लैनेट्स की पोजीशन तो हिला नहीं सकते ऑब्वियसली, ना कुंडली में चेंज कर सकते हैं। तो अब सॉल्यूशन किस प्रकार के होते हैं? अब देखो आपको बता रहे हैं, बारिश होना है निश्चित है। गर्मी अभी जैसे गर्मी का महीना चल रहा है, मई तक चलेगी पूरी गर्मी, जो 15 जून तक गर्मी चलेगी, उसके बाद भी थोड़ा फिर उसके बाद बारिश का सीज़न आएगा। अभी गर्मी का सीज़न आया, हम आपसे बोलेंगे आप गॉगल पहन के निकलना बाहर। आपके गॉगल पहनने से सूर्य की गर्मी कम होगी क्या? नहीं। बारिश के समय हमसे बोलेंगे आपको छाता लेके निकलना है या रेनकोट निकलना है। आपके छाता पहन लेने से और रेनकोट पहन लेने से बारिश कम होने वाली है क्या? नहीं। तो नेचर तो अपना काम करने वाला है, तो डेस्टिनी जो है वो तो है, फिक्स हो गई है। मतलब प्रॉब्लम तो आएगी, जो है वो तो आएगा। आपके कुंडली में आ गया ऐसा कि आपका एक्सीडेंट होना है, तो हाँ भाई कुंडली देख के हमने बता दिया आपके एक्सीडेंट होना है। यदि हमने आपको कोई उपाय बता दिया तो एक्सीडेंट तो होना है, इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, डैमेज कम होगा, इफेक्ट कम होगा, नुकसान कम होगा। हम एक्सीडेंट नहीं टाल सकते कि जैसे हमने आप गॉगल पहना लिया तो सूर्य थोड़ी निकल जाएगा वहाँ से, सूर्य तो वहीं पे। आपके गॉगल पहनने के लिए हमने जो सजेशन दिया है, आप गॉगल पहनेंगे तो आँखों का सूर्य का जो इफेक्ट होना है आपकी आँखों पे वो कम होगा, पर सूर्य की गर्मी कम नहीं होने वाले। वैसे उस ग्रह का जो प्रभाव है हम उसको तो हिला ही नहीं सकते, हम कम भी नहीं कर सकते, हमारी पावर ही नहीं है। ठीक है ना। तो हम तो सिर्फ उपाय बताएंगे कि ऐसा कर लोगे तो उसका जो दुष्परिणाम है वो कम हो जाएंगे।
एक्सीडेंट जैसे ही कोई और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आप बता सकते हैं इस टाइप के एग्जाम्पल के लिए कुछ भी बता सकते हैं कि भैया नौकरी धंधे में आगे पीछे कुछ हो सकता है, नुकसान हो सकता है, नौकरी जा सकती है, बिजनेस में घाटा हो सकता है, नौकरी जाने के चांसेस हैं, आप ये उपाय कर लोगे तो नौकरी नहीं जाएगी, शादी के रिलेशनशिप में डाइवोर्स हो जाएगा ये बता सकते हैं, उसके अलावा शादी हो जाएगी ये बता सकते हैं, बच्चे हो जाएंगे ये बता सकते हैं, होंगे या नहीं होंगे ये बता सकते हैं। तो ये सारी वो प्रॉब्लम्स है जो होंगी बट उनकी इंटेंसिटी और इफेक्ट जो है वो कंट्रोलेबल, वो कंट्रोल में आ सकता है एस्ट्रोलॉजी से। होना तो निश्चित रूप से किसी भी घटना को हम लोग नहीं टाल सकते, उस घटना से होने वाले दुष्परिणाम को कम किया जा सकता है। अच्छा, कोई ऐसी घटना है जिन पे 100% परिवर्तन पॉसिबल है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू? कुछ नहीं है, भगवान थोड़ी है हम लोग, कोई भी एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है। मतलब ऐसा क्लेम क्या कोई एस्ट्रोलॉजर कर सकता है कि आपकी इस प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन? नहीं, सॉल्यूशन मिल सकता है, कुछ ऐसे होते हैं उपाय जिसमें सॉल्यूशन मिल जाता है, 100% मिल जाते हैं। ये नहीं कह सकते कि हमने बताया उपाय पे सॉल्यूशन ही नहीं है, उसका फायदा ही नहीं होगा। 100% फायदा होगा। कुछ चीज़ें उसमें कि लेट होती हैं, उसका टाइमिंग कम हो जाएगा। कि जैसे हमने आपको बताया कि आपको लखपति बनने वाले हो और हो सकता है 1 साल के अंदर बन जाओगे, तो हो सकता है 1.25 साल हो जाए या 8 महीने में हो जाए। टाइमिंग इतना बताया जा सकता है, पर होना है तो निश्चित रूप से फायदा होना है, ये बताया जा सकता है। ये उपाय करोगे तो इतना फायदा पक्का है। पर एक्सीडेंट की चीज़ों को ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा, होगा, दुष्परिणाम कम होंगे। 100% परिवर्तन वाली मतलब कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं, जैसे कि एक्सीडेंट की हमने बात करी कि एक्सीडेंट होगा ही नहीं अगर सोल्यूशन किया तो, ऐसा नहीं एग्जांपल एक्सीडेंट के मामले में नहीं, एक्सीडेंट के बट किसी और मामले, किसी मामले में कुछ हो सकता है। जैसे कि वो था ना कि पैसे के लेन देन में बात कर रहे हैं, बिजनेस में बात कर रहे हैं, पढ़ाई में बात कर रहे हैं कि 100% मार्क्स नहीं आएंगे, ऐसा कुंडली में है, और हमने बोल दिया कि आप थोड़ी पढ़ाई कर लो अच्छे आ जाएंगे, 60 भी नहीं आने थे 80 तक तो पहुंच जाओगे, इतना मार। बट ये तो बेसिक एडवाइस होगी, पढ़ाई कर लो। एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से कुछ जो सॉल्यूशंस रहते हैं उसी के मामले से बताए जाएंगे कि ये उपाय बताए जाएंगे। पढ़ाई कर लो तो बता दो, आप तो मेहनत कर लो 100 की, पर नहीं आना है तो हम उपाय बता देंगे, भैया आपको ये उपाय कर लो, कम से कम कुछ तो फायदा आ जाएंगे। पर 100% गारंटी नहीं वहाँ पे, पर यही कि 60 आने वाले होंगे तो 80 तो आएंगे, मच बेटर हो जाएगा। प्रॉब्लम्स को तोड़ना मरोड़ना पॉसिबल नहीं है, आपको एडजस्टमेंट जिंदगी में करना ही है, कहीं पे भी वो तो होना ही है। आप 60 लेके फिर ज़्यादा करोगे, 80 लेके कम करोगे, बस वो 60 से 80 तक का जो सफ़र है वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पॉसिबल है। मैंने कहना कि आप बिना एस्ट्रोलॉजी के करना नहीं, मैं आपको ये कहना बिना एस्ट्रोलॉजी के नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं कह सकते ना अपन। एक बात, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ही सब कुछ है ऐसा भी नहीं है, उपाय के लिए और भी सोर्सेस हैं, ऊपर वाले ने तो बहुत सारी चीज़ें दी। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी के अलावा और सोर्सेज क्या? सोर्सेस हैं, जैसे इसमें आपको एक अध्यात्म में जाना पड़ेगा, कुछ मेडिटेशन वाले लेवल होते हैं, कुछ दूसरी चीज़ें और भी होती हैं, स्पिरिचुअलिटी वाली बात होती है, अपनी कुंडली का इफेक्ट अपने आप पे कम करना, आप पे ये हम उस चीज़ को छोड़ ही दें कि कुंडली होती ही नहीं करके मानते ही नहीं हम, समझ लो। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता दूसरी तरफ चले जाएगा फिर। तो हमको उस लेवल पे बात करनी पड़ेगी और उस लेवल से हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी कुंडली भी देख रहा हूँ, म्यूजिक थेरेपी भी कर रहा हूँ, और ह्यूमन बींग्स भी देख रहा हूँ, और समस्या भी देख रहा हूँ, मेरी भी अपनी ज़िंदगी की भी है, दूसरों की भी है। और ज्योतिष शास्त्र है वाला ज्योतिषी है, खूब एक्सपर्ट है, इसका मतलब उसकी ज़िंदगी की समस्या नहीं होती, ऐसा तो नहीं है। जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, उनका हार्ट नहीं होता क्या, या उनको हार्ट अटैक नहीं आता क्या? उनको भी हार्ट अटैक आता है। तो वैसे हम लोग की भी ज़िंदगी, हम लोग की मतलब ज्योतिष शास्त्रों वाला भी ज़िंदगी। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता है, मतलब आपने बताया कि और उपाय में, तो अगर हम अगर कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी वाला उपाय पकड़ता है तो वहाँ पे कुंडली का फिर जिक्र ही नहीं होता? वहाँ कुंडली का जिक्र ही नहीं होता। उसका रीज़न क्यों? क्योंकि वो रास्ता इंसान को किसी अलग ही तरफ लेके जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा ऊपर है, ऐसा कुछ? ऊपर और नीचे वाली बात नहीं है, आप किस रास्ते से जा रहे हो वाली बात है ना। आप इस चीज़ को नहीं मान रहे हमको, जैसे भैया हम सब चीज़ों को नहीं मानते, हम तो पीस से ज़्यादा ये कह लो कि हम अध्यात्म की ओर जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी पे जा रहे हैं। अध्यात्म की ओर जाना मतलब क्या? अध्यात्म की ओर जाने का मतलब हम सारी मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ देते हैं, या उससे फर्क नहीं पड़ता? उससे फर्क नहीं पड़ता कि हमें कुछ भी होने दो, हमें तो सब होता है, हम सबको झेलने को तैयार हो जाते हैं। आपकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है। जब आपकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है, क्या ही प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है फिर वहाँ पे ना। और जहाँ प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए, तो वर्ल्डली लाइफ जिसको बोलते हैं वो खत्म हो गई आपकी। तो वर्ल्डली लाइफ जब खत्म हो जाती है तो स्पिरिचुअलिटी चालू हो जाती है, और जहाँ स्पिरिचुअलिटी चालू हो जाती है वहाँ प्रॉब्लम ही नहीं होती। थोड़ी कर्म की भी बात कर लेते हैं। एक तो कर्म साइकिल, कर्म ये शब्द ही पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि कर्म बहुत
इम्पॉर्टेंट है, अपने कर्मास सही रखने चाहिए, या कर्म कुछ भी गलत करो तो वापस घूम फिर के आप पे आ जाता है, और कर्म का इसके साथ एस्ट्रोलॉजी के साथ का कनेक्शन क्या है? देखो, कर्म का जो एक ह्यूमन बीइंग में हर एक का असर होता है। आपने जो भी गलती की है उसका परिणाम भुगतने के लिए किसी तैयार ना है। किसी तरीके से। कभी भी हो सकता है वो। आज आपने किसी को मार दिया है तो जरूरी नहीं है जो छोटा बच्चा है इसलिए आज आपको नहीं मार पा रहा है तो ठीक है, वो बड़ा होने के बाद हो सकता है वही ले ले बदला आपसे, या कोई और या किसी और तरीके से। उसने किसी को सुपारी दे के रखी होगी, भैया इसको निपटा देना, बाकी देखी जाएगी। कर्म मतलब यूनिवर्स के थ्रू ही होते होंगे तो। सारी चीज़ें वहीं थे। आपका जो भी चीज़ है, आपने जो भी किया अच्छा बुरा, सारा उसका हिसाब भोगना तो किताब। है। सारा हिसाब किताब। वहाँ कोई बैठा नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट हिसाब करने के लिए, पर वो हो जाता है, भुगतना ही है, उसको कहीं से बच नहीं सकते आप। अपने कर्मास ठीक करके एस्ट्रोलॉजी का देखो, कर्म चार्ट ठीक करा जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, अच्छे कर्म बिल्कुल करके। किया जा सकता है। क्योंकि जैसे कई बार हम बताते लोगों को दान धर्म कर लो, पूजा पाठ कर लो। नहीं, पूजा पाठ दान धर्म ये इसमें विश्वास नहीं है, पूजा पाठ में भी विश्वास नहीं है, तो हम दूसरा कोई उपाय बता देते हैं कि भाई आप ये काम कर लो। लेकिन एक सोल्यूशन के बेसिस पे अगर हम किसी को बताएं कि तुम्हारी कुंडली में जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ठीक करने के लिए तुम दान धर्म करो, अब वो जो भी वो अपने अच्छे कर्म कर रहा है, जो अच्छे कर्म की छाया में आने वाले कार्य हैं, तो वो कर तो अच्छे कर्म रहा है, जन कल्याण कर रहा है, जो भी कर रहा है, बट उसके पीछे उसका खुद का स्वार्थ ही तो है। तो फिर वो कैसे वो फिर देखो, मेरा ये कहना है, स्वार्थ तो हर एक का जुड़ा हुआ ना। आदमी पैदा हुआ, व्यक्ति पैदा हुआ मतलब स्वार्थ है। जो भी बच्चा पैदा हुआ, उसका बच्चा रोता भी कब है? दूध पीने के लिए, या उसको कहीं कोई तकलीफ हो रही है, मच्छर काट रहा होगा या कोई तकलीफ हो रही है, तो वो रोता भी तो उसके स्वार्थ के लिए ही है ना। और पैदा भी होता है तो स्वार्थ के लिए, माँ बाप के। क्या कोई भाव निस्वार्थ नहीं है? मनुष्य की योनि में आ गए तो कोई भाव निस्वार्थ नहीं है। यदि मनुष्य की योनि में आ गए तो कुछ भी नहीं, आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। वो चीज़ आपके साथ स्वार्थ जुड़ ही जाएगा। मनुष्य पैदा ही हुआ है स्वार्थ के लिए, और स्वार्थ के कारण पैदा भी स्वार्थ के कारण ही हुआ है, तो जुड़ा ही हुआ है। बस किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। जो फुलफिल्ड है ऑलरेडी वो थोड़ा निस्वार्थ हो सकता है, क्योंकि वो ये पेट भरा हुआ है। हाँ, पेट भरा तो कितना खाएगा, तो इसलिए वो वही लॉजिक, बस और कुछ नहीं। पर नहीं होता तो फिर उसका स्वार्थ ज़्यादा हो जाता है वहाँ। तो कोई भी व्यक्ति जो पैदा हो गया है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी देश का हो, बिना स्वार्थ के पैदा नहीं हुआ है और बिना स्वार्थ के जी नहीं सकता। ठीक है, तो वापस कर्म पे आ जाते हैं। कर्म से प्लैनेट्स की पोजीशन तो चेंज नहीं हो सकती, बट कर्म से कुंडली का इफेक्ट कम कैसे हो सकता है? प्लैनेट की पोजीशन तो किसी भी लेवल पे चेंज नहीं हो सकती। ना डॉक्टर कर सकता है, ना इंजीनियर, ना एस्ट्रोलॉजर, और ना भगवान। ये उसने जो दे दिया उसने दे दिया, डेस्टिनी जिसको हम बोलते हैं, उसने तो लिख दी, फाइनल हो गई। उसमें सिर्फ इफेक्ट कम ज़्यादा हो सकते, बस। तो कर्म से के भाव से भी कर्म भी वही सॉल्यूशंस में से एक पोर्शन है, बिल्कुल है। क्या सबसे बड़ा है या सबसे इजी? देखो, इजी भी है और बड़ा भी है, डिपेंड करता है कि कर्म कौन से लेवल का करना है। और करने अब जैसे कैसे कर्म करना है, हम तो खूब पढ़ लेंगे, पर 12वीं की परीक्षा तो 12 साल बाद ही होगी ना। 12वीं की परीक्षा 8वीं में तो नहीं हो जाएगी। तो आपको तो कर्म 12 बजे तक करना ही है। हम बोल दें कि नहीं, डिग्री तो आपको तीसरी क्लास में ही मिल जाएगी, हो सकता है क्या? सिस्टम ही नहीं है। तो उस सिस्टम से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा ना। राइट। तो वैसे ही हर चीज़ का सिस्टम बना हुआ है, हर कर्म का सिस्टम बना हुआ है। किसी की 13वीं करनी है तो वो 13वीं में ही होगी ना, कि जिस दिन मर गया उसी दिन होती है कुछ इसमें, कि उसी दिन सब कुछ निपटा दो, कौन 13 दिन तक रहे। तो कुछ लोग फटाफट कर भी लेते हैं, पर जो चीज़ जब होनी है तभी होगी। 13 दिन का अपन लोग बना हुआ है, या 12वीं की क्लास पास करनी है तो 12वीं में सिस्टम जो बना हुआ है, सिस्टम से बाहर तो नहीं आ सकते आप। आपको रहना उसी सिस्टम में, तो उसी सिस्टम में रहते हुए कर्म करने हैं अपने को, सिस्टम से बाहर जाके नहीं। कर्म लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी ऐसी चलती हैं जो इस पे या तो विश्वास नहीं करते, या तो इसको जो काउंटर करने के लिए चीज़ें उठती है कि अब अगर किसी के साथ कोई बहुत बुरा अपघात हो गया, या किसी की लाइफ में कुछ बुरा हो गया, किसी भी हद तक हम बुरा देख सकते हैं, कुछ क्राइम हो गया, कुछ ऊंच नीच हो गई, कुछ भी गलत हुआ, तो अब क्या ये अब वो उसकी एज मान लीजिए कम होगी, कोई बच्चा है, कोई बच्ची है, तो अब उसके साथ में वो जो चीज़ हुई, अब क्या उसको भी आप कर्म के अंडर बताओगे? उसके कर्म के अंदर मतलब उसके साथ डेस्टिनी, उसको हम कर्म नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें होती है जो इनोसेंट लेवल पे होती है, वो डेस्टिनी कहलाती है।
मतलब सारे आपकी लाइफ में जो एक्टिविटीज हो रही है वो सारी कर्म के अंडर नहीं हो रही, कुछ डेस्टिनी भी तो मायने रखेगी, डेस्टिनी भी मायने रख रही है। तो विधि लिखित जिसको हम कहते हैं कि भैया ये चीज़ तो होनी है, तुम नहीं भी करोगे तो भी होना है, तो होनी है वो। हम क्या कर लेंगे उसके लिए, आप भी नहीं कुछ कर सकते। और उस समय क्या करोगे, आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो भी नहीं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो भी नहीं, इंजीनियर के पास जाओगे तो भी नहीं, वो होनी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। लेकिन विधि लिखित जिसको बोला जाता है वो डेस्टिनी तो होता है ना। और मतलब क्या किसी के साथ कोई वायलेंट एक्ट या फिर कुछ भी हो जाता है, लोग रेप के एग्जांपल्स देते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या वो कर्म के अंदर आता है, बट ये हम डेस्टिनी के अंदर बोल रहे हैं। उसको देखिए डेस्टिनी के अंदर आएगा, कर्म के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जिसने भोगा है वो तो बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। अब उसको अपन ये तो नहीं कह सकते उसने कर्म गलत किया। हाँ, क्योंकि अब अगर मान लीजिए वो बच्चा है छोटा है, बच्ची है छोटी, तो उसको हम क्या ही कहेंगे अब, क्योंकि इस पे ये भी बोलते हैं कि पिछले जन्म के भी कर्म आते हैं जो इस जन्म भोगने पड़ते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र में कई लोग ज्योतिष शास्त्री बताते हैं कि पिछले जन्म का है, उस जन्म का है। मैं पर्टिकुलरली, मैं व्यक्तिगत रूप से उस पिछले जन्म पे विश्वास इसलिए भी नहीं रखता क्योंकि पिछला जन्म मेरा क्या था मुझे ही नहीं मालूम। ज्योतिष शास्त्र का इतना अध्ययन करने के बाद, इतने समझने के बाद, पिछले जन्म के बारे में खुद अपना नहीं बताते। ज्योतिष शास्त्र में कोई उल्लेख है इस चीज़ का? ज्योतिष शास्त्र में उल्लेख होता है कि पिछले जन्म में जो कुछ गलत हो गया होगा उसका प्रभाव है, उसके कारण ये भोगना पड़ रहा है, मान भी लिया जाए। ठीक है, पर मैं पिछले जन्म क्या था मुझे नहीं मालूम, और मैंने क्या गलती की तो मालूम ही नहीं, तो मैं क्या किया। तो मैं तो मानता हूँ भैया कि इस जन्म में जो कुछ मिल रहा है वो मेरे विधि लिखित था, डेस्टिनी है, मेरे को भोगना है। मतलब सारे ही एक्टिविटीज या सारे ही एक्शंस अच्छे या बुरे आप सभी को कर्म के अंदर नहीं लांग सकते, कुछ डेस्टिनी का डेस्टिनी इफेक्ट डेस्टिनी का आएगा ही ना, वो तो है। उसमें से कुछ कर्म भी है जो कुछ अपन समझ सकते हैं, जो अपने हाथ में है। कर्म मतलब क्या, जो अपने हाथ में वो अपन कर सकते हैं। उस बच्ची के साथ होना तो वो बच्ची तो ये थी, निष्पाप थी, उसके पास ताकत भी नहीं थी कि वो इसका अपोज कर सके, राइट, तो उसके हाथ में नहीं थी, वो डेस्टिनी होगी। वो डेस्टिनी होगी। जो चीज़ आपके हाथ में है वो कर्म में है, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, कर्म मतलब हाथ से ही आएगा ना, तो जो चीज़ आपके हाथ में है वो कर्म में आएगा, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है वो डेस्टिनी कहलाएगी। कर्म से हम एस्ट्रोलॉजी को कितनी हद तक काट के या फिर अपने आप से दूर रख सकते हैं, उसका प्रभाव मिनिमलाइज कर सकते हैं? 50 से 80% तक अपन उसको ये कर सकते हैं। हाँ, अगर अपने सिर्फ कर्म पे ध्यान रखें तो, कर्म अच्छे रखें, हाँ, और एक साफ दिल से उसका होना जरूरी है। कितना मैटर करता है एक अच्छा इंटेंट होना? ये तो हर चीज़ में, ये सब ज्योतिष में भी नहीं, ये ह्यूमन बीइंग्स में, ह्यूमन फिलॉसफी पे आप जितने अच्छे रहेंगे उसके असर वैसे ही अपने आप अच्छे होने लगेंगे। आज नहीं, अच्छे व्यक्तियों को तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता। किसी को गोली मारना तो फट से मार दो, गोली चल जाएगी, वो मर भी जाएगा। पर जिसको गोली लग गई उसको बचाने में आपको 6 महीने काम करना पड़ेगा उस पर। मतलब अच्छा होना वो लॉन्ग टर्म गेम है, ये लॉन्ग टर्म गेम है, और उसके रिजल्ट भी लॉन्ग टर्म आते हैं। बट और ज़्यादा अच्छे भी आते हैं, लंबे टाइम तक, बिल्कुल लंबे टाइम तक आते हैं, और बहुत दिन तक आते रहते हैं। पर किसी का बुरा करना है तो 2 मिनट में होता है। और उसका काउंटर खुद पे वो तो नेगेटिविटी आएगी। आपने गलत कहा कि वो भी लेट या वो तो लॉन्ग टर्म तक भी आ सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं। वो किस दिन धोखा देगी उसकी कोई गारंटी नहीं। मतलब एस्ट्रोलॉजी पे जिन लोगों को ऐसा पार्शियल या फिर ऐसा 50-60-40 ऐसा विश्वास है, उनके लिए सबसे बेस्ट उपाय यह है कि वो अपने कर्म पे ध्यान दें, या अपने कर्म पे फोकस करें और अपने इंटेंट पे हमेशा ध्यान दें। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि पूरा तरह से ज्योतिष पे भरोसा नहीं करना है, पर ज्योतिष का मार्ग या ज्योतिष का सलाह लेने से, मार्गदर्शन ले लेने से लाइफ को थोड़ा इजी किया जा सकता है। मतलब एक सहारा मिल जाएगा आपको। बताइए ना, ऑलरेडी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे इतनी बड़ी गर्मी में आपको एक छोटा सा झाड़ भी मिल जाता है, तो आप उसमें झाड़ में खड़े होकर थोड़ी सी छाया में अपने आप को रिलीफ ले लेते हैं। बस वैसे ही ज्योतिष का शास्त्र है। पूरी जिंदगी में थोड़ा बहुत आपको यदि ईजी हो जाती है लाइफ, तो आपको उसका सहारा, मैं नहीं कहता हूँ उस पर डिपेंड हो जाओ, उसका सहारा लो तो लाइफ को ईजी कर लो, क्या दिक्कत है। और उसके साथ साथ कर्म भी वो तो करना ही है ना। मेरा एक ज्योतिष भविष्यवाणी में कह दिया कि आप राजा बन जाओगे, तो आज के डेट में राजा जिसको बोलते हैं राजयोग, तो राज वाली चीज़ तो खत्म ही हो गई। अब तो प्रशासन है। अब तो या तो मतलब उस पोजीशन पे जाओगे जहाँ पे वो रूलिंग वाली चीज़ आती है। अब तो रूलिंग सिस्टम ही खत्म हो गया है, इसलिए राजयोग वैसा नहीं होता है। पर राजयोग के जो लक्षण होते हैं वो दिखेंगे आपको। अब राजयोग हर की कुंडली में होता है, किसी के लेवल अलग होते हैं। राजयोग किसी ऐसे बच्चे के जन्म का भी होता है जो किसी भिखारी के यहाँ पैदा हुआ है।
लेकिन वो भिखारी के यहाँ पैदा हुआ इसलिए राजा ही बन जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। बट उसके लक्षण और उसका कैरेक्टर क्या होगा, वो भिखारी से किसी सरकारी नौकरी में आ जाएगा, चौकीदार बन जाएगा, चपरासी बन जाएगा, मतलब लेवल अप, बेसिकली लेवल अप हो जाएगा, एक एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना। इसलिए बीज का हमने कहाँ बोया हुआ है ये मायने रखता है, जमीन कैसी है। बिल्कुल। जैसे कर्म की हमने बात करी कि कर्म पे फोकस करने से 50 से 80% एस्ट्रोलॉजी या कुंडली का प्रभाव कम हो जाता है और काफ़ी ज़िंदगी आपकी बेहतर हो जाएगी उससे। बिल्कुल। सिमिलरली अगर हम स्पिरिचुअलिटी को देखें, अध्यात्म को देखें, तो क्या वो भी कर्म की तरह ही है कि वो कर्म से भी एक कदम आगे है? देखिए, अध्यात्म में जाने के लिए भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। हाँ, कर्म तो उसमें भी है, तो आप तो उससे अवॉइड ही नहीं कर सकते उसको कि बिना कर्म के अध्यात्म हो जाएगा। एक बात, अध्यात्म का मार्ग ऐसा है कि उसमें टाइम लेता है बहुत ज़्यादा, हर कोई उस लेवल तक पहुंच नहीं पाता है और हर एक के पास इतना टाइम नहीं है, तो इसलिए बात हर कोई घर संसार छोड़ के, गृहस्थी छोड़ के नहीं जा सकता है। बट अध्यात्म के लिए वो चीज़ एकदम मतलब मस्ट है, घर संसार छोड़ देना? बिल्कुल नहीं है, आप गृहस्थ आश्रम में भी स्पिरिचुअल बन सकते हैं। मतलब स्पिरिचुअलिटी तो अंदर से ही आपको फील करनी है, वो तो बाहर से तो होती नहीं। अध्यात्म का मतलब है कि आत्मा का अध्ययन, और आत्मा का अध्ययन अपने में ही करना है, दूसरे की आत्मा को थोड़ी अध्ययन करेंगे अपन ना। तो अध्यात्म में आत्मा का अध्ययन करना है तो अपने में ही अंदर ही जाना है, बाहर नहीं जाना है। उसके लिए आप गृहस्थी में रह के कर सकते हो, पर गृहस्थी में रहने के बाद उसमें समय कम मिलता है, क्योंकि आपको जवाबदारी आपने जो ले ली है वो जवाबदारी पहले निभानी पड़ेगी, क्योंकि वो भी है कि ह्यूमन बीइंग, वो भी आपका एक कर्म है, क्योंकि आपने ले लिया। या तो आप लो ही मत, बचे रहो, पर आपने जब ले लिए तो फिर निभाओ, तो उसको पहले निभाना, वो सबसे पहली प्रायोरिटी वो है। उसके बाद अध्यात्म, उसके बाद आप उसमें मार्ग में जा सकते हो। उसमें एक बैलेंस ये हो जाएगा कि आप अध्यात्म की ओर रहोगे, थोड़ा बहुत पीस आपको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आप अपनी लाइफ को, और गृहस्थी भी आश्रम चला पाओगे। और एस्ट्रोलॉजी पे उस मतलब वो जो गृहस्थ व्यक्ति है वो जब अपनी रेगुलर लाइफ के साथ में अध्यात्म को बैलेंस पे रख के चल रहा है, तो उसकी लाइफ में वो अध्यात्म उसकी एस्ट्रोलॉजी पे ईजी करेगा उसको इस जवाबदारियाँ संभालने में, क्योंकि उसको मालूम है कि प्रॉब्लम्स ऐसी हैं या आने वाली है। हमको मालूम रहता है कि भाई ये चीज़ ऐसी आएगी, जैसे अपने को मालूम है थोड़ी देर में पानी होने वाली, तो अपन छाता पहले से लेके निकलते हैं कि भाई हो सकता है बारिश हो जाएगी। बस वही स्टेज वहाँ पे आ जाती है कि उसको मालूम है यदि ऐसी समस्या आती तो हम उसको इस तरह से सॉल्यूशन निकाल लेंगे। और हमें कितना कूल और कितना पीस रहना है। इंटेलेक्ट भी बढ़ाता ही होगा। जब आध्यात्म की तरफ जाओगे आप, जैसा जैसा नॉलेज आपका बढ़ेगा, मतलब पर्टिकुलर ज्योतिष ही नहीं, किसी भी फील्ड में जब भी आपका नॉलेज बढ़ेगा आपका इंटेलेक्चुअल परसेंटेज बढ़ता जाएगा। कोई भी विषय हो सकता है। इंटेलेक्चुअल पर्सन है क्या, मतलब परसेंटेज, इंटेलेक्चुअल परसेंटेज मतलब गेन ऑफ नॉलेज। अब उस नॉलेज का यूज, फिर बात आती है विवेक पे, क्या आप उसको किस वे में उसका यूज करते हैं, वो भी आता है। बंदूक बनाने आती है इसलिए हमने किसी को भी बंदूक बना के, या गोली बनानी आती है इसलिए, बम बनाने आती है इसलिए हम कहीं भी पटक के आ गए, ये नहीं है ना। राइट। जैसे परमाणु शक्ति है, परमाणु शक्ति हमारे पास है, हमारा पड़ोस अड़ोस के यहाँ परमाणु बम पटकते रहे, तो ये नॉलेज का मिसयूज है। स्पाइडरमैन मूवी का एक फेमस डायलॉग है, विथ ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपके पास जितनी बड़ी ताकत है, जैसे करोड़पति होता है ना, जो उस करोड़पति को करोड़पति की संपत्ति संभालने के लिए भी बहुत एनर्जी लगती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। या तो संभाल पाओगे या नहीं संभाल पाओगे। जैसे कई वो केबीसी में जो जीत के आ गए, करोड़पति बन गए, वो आज भिखारी भी बन गए, इतने बड़े चीज़ को संभाल ही नहीं पाए, क्योंकि मिलना तो योग में था, लेकिन वो कब तक टिकेगी। आप टिका सकते हो कि नहीं, ऊपर वाले ने दे दिया। बारिश हो गई, जैसे बादल फट गया, बादल फटने का तो बादल फट के पूरा पानी बह गया, तो बादल का बारिश होने का कोई मतलब ही नहीं है। आप उसको स्टोर कर सकते हो, तब तो है। उसको कहते हैं विवेक, कि आपके पास जो नॉलेज है उसका आप यूज़ किस तरह से कर सकते हो। उस एनर्जी बहुत बड़ी मिल गई, उस एनर्जी का यूज़ कैसे कर सकते हो। बिजली गिरती है, कितनी बड़ी एनर्जी है वो, पर उसको कोई कैच नहीं कर पाया, उसको कोई स्टोर नहीं कर पाया, वो सीधे अर्थिंग में चली गई, तो वो बिजली भी किसी काम की नहीं। बस ही खूब सारा नॉलेज इकट्ठा एक दिन कर लो और आप उसको संभाल नहीं पाए, उसका यूज़ नहीं कर पाए, तो वो भी स्टोर के नहीं कर पाए, तो वो भी बेकार है। सब बिना यूज़ का नॉलेज वेस्ट ही हो जाएगा। यूज़ मतलब प्रॉपर यूज़ होने वाला, प्रॉपर यूज़, मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर यूज़ होना चाहिए बस। राइट। एक लास्ट को रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछना है मुझे
जैसे अभी हमने कर्म और एस्ट्रोलॉजी इसके ऊपर के इफेक्ट्स पूछे, फिर हम अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी इसके ऊपर के पूछे, तो मुझे कर्म और स्पिरिचुअलिटी इनके ऊपर पूछना है। मतलब क्या सिर्फ अच्छे कर्म करते रहने से, सिर्फ अच्छे कर्म की तरफ बढ़ने से और अपना इंटेंट, अपना दिल साफ रखने से आप अपने आप में एक स्पिरिचुअल बीइंग बनते हैं या स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं? ऑब्वियसली हम कुछ भी अच्छा सोच रहे हैं, हमारा सोचने का तरीका अच्छा है, हमारा काम करने का तरीका अच्छा है, हम किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव नहीं सोचते किसी के लिए, किसी के लिए भी नहीं और अपने लिए भी नहीं। हमारे अंदर नेगेटिविटी होनी ही नहीं चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हम इतना ही सोच रहे हैं तो भी हम स्पिरिचुअल लाइफ की ओर जा रहे हैं। और एट द सेम टाइम कोई अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है बट उसका जो ये वाला हिस्सा है कर्म वाला या इंटेंट वाला, जो दिल वाली हम बात कर रहे हैं, उसमें अगर वो कच्चा है। आपको एक चीज़ बताएं, जो स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ता रहता है वो ऑटोमेटिकली कर्म उसका सुधरता भी जाता है। आप मेडिटेशन करने जब जब लगोगे, स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने लगोगे, तो आप किसी को मर्डर करने की सोचोगे ही नहीं। अब क्या आपका माइंडसेट बदल गया है, आपका एंगर, एग्रेसिवनेस वो कम होने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका कर्म सुधर जाएगा। तो ये रिलेशन ऐसा आ जाता है फिर कर्म से। मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली कर्म बैलेंस्ड ही है। अहिंसा कहाँ से शब्द पैदा हुआ? मेडिटेशन के कारण। आपके स्पिरिचुअलिटी लाइफ में आ गए, आपको कूल कर लिया गया, एग्रेसिवनेस खत्म कर ली। मतलब स्पिरिचुअलिटी वन स्टेप ऊपर है, आगे। बट जो लोग नॉर्मल इंसान जो वन स्टेप नीचे है, मैक्सिमम जनता जो है, वो अगर अपने सिर्फ कर्म की तरफ ध्यान दें, कर्म फोकस रखें, हाँ, तो वो स्पिरिचुअलिटी के बढ़ेगा, लेकिन बढ़ते रहेंगे, लेकिन ग्रोथ उसकी या स्लोली बढ़ेंगे, ग्रोथ कम रहेगी स्लोली, क्योंकि वो सिर्फ कर्म के भरोसे कर रहा है। वो एफर्ट्स जो स्पिरिचुअलिटी के लिए चाहिए वो नहीं कर रहा है, वो सिर्फ कर्म सुधार रहा है। बट एटलीस्ट उसका ये है कि मच बेटर देन अदर। हाँ, ना ध्यान देना या फिर और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही प्रभाव, उसका प्रभाव आएगा, बात करिए, बिल्कुल आएगा। और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती है वो डेस्टिनी करा लेती है आपसे। तो डेस्टिनी ने बोला कि भैया इसको तुम्हारे द्वारा किसी का भला होना है, तो वो तो होना ही है। हम कई बार सड़क पे चलते रहते हैं, बहुत जम की प्यास लगती है, हमें कहीं नहीं मिलता, तो बाई चांस कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है किसी का घर झोपड़ी वगैरह, तो बोले ठीक है पानी पीना है, पी लीजिए, हमारा हैंडपम्प चालू है, आप पी लो। तो डेस्टिनी, वो डेस्टिनी आपके लिए इसलिए क्योंकि आपको भी पानी मिल गया, नहीं तो आपको पानी नहीं मिलता, और उसकी भी जिसने नल खोद के रखा था, अच्छा, कि उसके माध्यम से किसी को पानी मिलना था। क्या कभी ऐसा हो सकता है या क्या कभी ऐसा होता है कि डेस्टिनी में है, कुंडली में है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स ये चीज़ बता रहे हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न, कोई भी रीज़न, वो चीज़ जो कुंडली में दी हुई थी और साफ दिख रही थी, वो एक्शन या वो इंसिडेंट होने से चूक गया या बच गया? ये डिपेंड करेगा उसने एफर्ट्स क्या लगाए थे, उसके एफर्ट्स गलत होंगे तो, पर डेस्टिनी में है तो वो तो मिलना ही मिलना है, लेट मिलेंगे। वो इंसिडेंट अच्छा भी हो सकता है या बुरा, अगर कोई बुरा इंसिडेंट होने वाला है और चूक गया, बच गया, वो कुछ भी हो, डेस्टिनी में है वो तो होना है। लेट हो सकता है, कि लेट हो सकता है, डिले हो सकता है, डिले हो गया, पर टलेगा नहीं, वो टलेगा नहीं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो अगर कहा गया था कि इस एज तक ये चीज़ हो जाएगी और अगर वो उस एज तक नहीं हुई, इसका मतलब वो बाद में होगी, बाद में कभी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अब नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डेस्टिनी है वो तो होना ही होना है, उसके पीछे कभी कभी आगे पीछे हो सकता है, टाइमिंग थोड़ा आगे लेट हो सकता है, पर ज्योतिष के माध्यम से सिर्फ यदि बुरा होने वाला होगा तो हम उस चीज़ को, उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। बस काफ़ी बात कर ली हमने आज एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी। देखिए विषय बहुत बड़ा है, तब भी बेसिक ही थी, बेसिक अपन को सिर्फ जानकारी है सामान्य लेवल की, बाकी जानकारी लेने के लिए बहुत बड़ा विषय है, अपन चर्चा आगे करते रहेंगे इस पर। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया। धन्यवाद आपको भी, नॉलेज शेयर किया। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपको भी, आपने हमें समय दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। डॉक्टर भास्कर खांडेकर के साथ हमने 2 कॉन्वर्जेशंस रिकॉर्ड करी, एक उनके मेन सब्जेक्ट म्यूजिक थेरेपी पे और एक उनके एक्सपर्टीज सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, कर्मास, फिलोसफी, इनके ऊपर। ये सारी कॉन्वर्जेशन से सारे डिस्कशंस बहुत ज़्यादा डेप्थ वाले थे, बट अपने आप में बहुत बेसिक लेआउट थे। ये टॉपिक्स इतने डीप हैं कि इनमें हम जितना अंदर जाएंगे उतना कम रहेगा,
बट तब भी बहुत मज़ा आया उनके साथ ये बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, नए एक्सपीरियंस थे, नए इंसाइट्स थे। आई एम वेरी श्योर आपको बहुत मज़ा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इनमें से। कमेंट करके बताइए कि दोनों पार्ट में से आपको ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा और उसमें भी आपने सीखा कौन सा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है हमारे चैनल को, तो ऐसे ही अच्छी कहानियाँ, एक्सपीरियंसेस, नए नए लोग, उनकी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीक।